पुनः वेद रत्न विद्यालय गुरुकुल के मंच से मैं कृष्ण वल्लभ शर्मा योगीराज गुरुकुल शिक्षा के स्वरूप, गुरुकुल शिक्षा के महत्व तथा व्यावहारिक वैज्ञानिक संपूर्ण सार्थक गुरुकुल शिक्षा पद्धति के पाठ्यक्रम के संबंध में और वर्तमान समय में, वर्तमान युग वैज्ञानिक काल में उसकी उपयोगिता के संबंध में स्पष्ट करेंगे। और इसके संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह का सवाल पूछना हो, किसी के भी मन में किसी भी प्रकार की शंका हो, तो हर प्रकार की शंका का समाधान करने का प्रयास करेंगे। और साथ साथ धर्म विज्ञान के संबंध में जो व्याख्या हमारी दी गई है उसके संबंध में यदि किसी को किसी प्रकार की शंका हो, उसकी प्रासंगिकता के संबंध में किसी को किसी प्रकार से कोई भी सवाल पूछना हो तो आपका स्वागत है। वर्तमान समय में जो विकृति को समाज प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण समाज की सारी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था सब कुछ प्रभावित हो रही है। हर व्यक्ति का व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक जीवन त्रस्त हो रहा है। उसके मूल कारणों में जाने की आवश्यकता है, उसको समझने की आवश्यकता है। और हर समस्या का समाधान शिक्षा पद्धति से ही होता है और शिक्षा ही संपूर्ण सामाजिक पारिवारिक जीवन का, सबके स्वस्थ सफल सुखमय जीवन का मूल आधार शिक्षा है। तो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली तथा वर्तमान समय में जो भी स्थिति परिस्थिति है उसके हिसाब से क्या इसकी प्रासंगिकता है, इसके संबंध में जिस किसी को जो भी सवाल पूछना हो पूछ सकते हैं। स्वागत है। आइए महेंद्र जी, आप आइए। आइए, पहले अपना परिचय दीजिए पूरा और उसके बाद जो आपका सवाल हो वो सवाल पूछिए, फिर उसका स्पष्टीकरण दिया जाएगा। मैं महेंद्र प्रसाद, नौबतपुर अंचल में समूहपुरा ग्राम है, वर्तमान में मोर विहार खौल में रहते हैं। मेरा प्रश्न है कि आज के परिवेश में जो शिक्षा पद्धति है, सीबीएसई है, बिहार बोर्ड है या अन्य प्रांतों में जो पाठ्य पद्धति है, उसके अनुसार आज के शिक्षा पद्धति में गुरुकुल शिक्षा पद्धति कैसे लागू हो सकती है, कैसे चलेगा, कैसे लोग स्वीकार कर सकता है। प्राइवेट स्कूल भी है, वो लोग कैसे स्वीकार करेंगे। साथ साथ प्रधानमंत्री का घोषणा है भ्रष्टाचार मुक्त भारत और मुख्यमंत्री का घोषणा है जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। इस कैसे अंत होगा, भ्रष्टाचार से मुक्ति कैसे मिलेगी, इसको सादर आज के धर्म चक्र के अनुसार कैसे समाप्त होगा, कैसे स्वीकार किया जाएगा शिक्षा पद्धति को, इस पर विचार प्रकट करें। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। आपका मूल प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में जो देश की सरकार है, जो शासन व्यवस्था है, उसके अनुरूप गुरुकुल शिक्षा पद्धति को कैसे स्वीकार किया जाएगा और कैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसमें इसकी प्रासंगिकता क्या होगी, उपयोगिता क्या होगी और इसको लागू कैसे किया जाएगा, और जो भ्रष्टाचार का, भ्रष्ट व्यवस्था जो संपूर्ण देश में व्याप्त है उसका कैसे समाधान हो। मूल प्रश्न मेरे ख्याल से यही है आपका। ठीक, देखिए, गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, गुरुकुल शिक्षा पद्धति पाठ्यक्रम अपने आप में व्यावहारिक, वैज्ञानिक, संपूर्ण सार्थक गुरुकुल शिक्षा पद्धति है। इसकी पद्धति के सामने संपूर्ण विश्व में कोई भी शिक्षा पद्धति कहीं से भी, किसी भी एंगल से टिक नहीं पाती है। यह अलग बात है कि गुरुकुल शिक्षा को दुष्प्रचारित किया गया
कुछ इस रूप में कि आज वर्तमान समय में जनरल कंसेप्शन बन गया है, एक सामान्य ऐसी समझ पैदा कर दी गई है। इस आम आदमी समझता है कि गुरुकुल शिक्षा का मतलब बस केवल माथा मुड़ा करके, बाल मुड़ा करके, शिखा टिक्की हिला करके, माथा हिलाते हुए बस केवल संस्कृत बाँचना है, दैट्स ऑल। केवल संस्कृत शिक्षा को ही गुरुकुल शिक्षा कह दिया जाता है। तो संस्कृत तो मात्र एक भाषा है। यह अलग बात है कि संस्कृत बहुत ही परिष्कृत, बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। संस्कृत भाषा के इक्विवेलेंट, उसके समानार्थक, उसके समानांतर दुनिया की कोई भी भाषा टिक नहीं पाती है। एक एक शब्द इतने व्यापक अर्थ रखते हैं जिसका कोई समानार्थक, कोई भी शब्द विश्व के किसी भाषा में उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद संस्कृत सिर्फ एक भावाभिव्यक्ति का माध्यम है, एक साधन है। वह कभी गुरुकुल अपने आप में नहीं हो सकता है। गुरुकुल शिक्षा एक एंटायरली अलग एस्पेक्ट है और संस्कृत भाषा एक अलग एस्पेक्ट है। संस्कृत माध्यम हो सकता है, जस्ट लाइक अंग्रेजी हो, हिंदी हो या और भी तमाम भाषाएं हैं। तो भाषा एक अभिव्यक्ति का साधन है, एक अभिव्यक्ति का माध्यम है। उसको गुरुकुल शिक्षा नहीं कहा जा सकता है। गुरुकुल शिक्षा का जहाँ तक सवाल है तो एक व्यावहारिक, वैज्ञानिक, संपूर्ण सार्थक गुरुकुल शिक्षा पद्धति एक सिस्टमैटिक एजुकेशन का एक कंप्लीट प्रोसेस है, एक टोटली साइंटिफिक प्रोसेस है। और उसके गुरुकुल शिक्षा की जो पद्धति है, उसका पाठ्यक्रम, उसका सिलेबस ही इसको बाकी सब सारी शिक्षा पद्धति से एंटायरली डिफरेंट करता है, अलग एंटायरली डिफरेंट फुटिंग पर प्लेस करता है। क्योंकि इसमें गुरुकुल शिक्षा में मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को डेवलप किया जाता है, व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। उसके मूल स्वभाव के अनुसार उसके व्यक्तित्व का विकास करके उसके सद्गुण संस्कार को विकसित किया जाता है और पूर्णतः दक्ष, फुल्ली कॉम्पिटेंट, डेक्स्ट्रस पर्सन के रूप में उसे तैयार किया जाता है, जिससे कि शिक्षा के बाद उसको बेरोजगारी का दंश नहीं झेलना पड़े, उसको एक स्वस्थ, सफल, सुखमय जीवन प्राप्त हो सके। ऐसी शिक्षा जो मनुष्य को उन्नति की ओर ले जाए, जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो मनुष्य को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति प्रदान करे, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर दे, सभी प्रकार के शंका, संशय, संदेह, इन सब से मुक्त कर दे, उसको शिक्षा कहते हैं, उसको विद्या कहते हैं। विद्या और अविद्या अलग होता है। अविद्या वह है जो गलत दिशा में मनुष्य को प्रेरित करता है, और विद्या वह है जो मनुष्य को परिष्कृत करता है, उसको सद्गुण संस्कार से युक्त करता है, उसको श्रेष्ठ मनुष्य बनने में दिव्यता प्रदान करता है, दैवी सद्गुण संस्कार का विकास करता है और मनुष्य स्वस्थ, सफल, सुखमय जीवन जीने में सक्षम हो पाता है, समर्थ हो पाता है। तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति की, गुरुकुल शिक्षा का पाठ्यक्रम, सिलेबस का पहला विषय है वेद विज्ञान। वेद विज्ञान, क्योंकि वेद अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है। ज्ञान, सभी प्रकार के ज्ञान विज्ञान का सूत्र संकलन का नाम वेद है। हर जनरेशन के लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी अपने दिव्य ज्ञान को, हर विषय के ज्ञान को सूत्रबद्ध करके संकलित करते चले गए और उसी का नाम वेद हुआ। और इसको श्रुति भी कहा जाता है, जो सुन करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक सस्टेन्ड कंटिन्यूएशन में जारी रखा गया। तो उसका वेद विज्ञान, वेद के जो साइंटिफिक फॉर्मूलाज का कंपेंडियम है। वेद वर्चुअली इट्स ए कंपेंडियम ऑफ साइंटिफिक फॉर्मूलाज ऑन दिस अर्थ। तो जो साइंटिफिक फॉर्मूलाज हैं उनके संबंध में जो जानकारी प्रदान की जाती है उसको वेद विज्ञान कहते हैं। दूसरा है
आयुर्विज्ञान अर्थात आयुर्वेद, मेडिकल साइंस, इसमें स्वस्थ रहने के तरीके बताए जाते हैं। और यदि व्यक्ति किसी भी कारण से बीमार पड़ जाए तो उसकी चिकित्सा का वैज्ञानिक जो उसकी चिकित्सा की पद्धति है उसे आयुर्वेद अथवा आयुर्विज्ञान कहा जाता है। तीसरा है योग विज्ञान। योग विज्ञान भी अपने आप में संपूर्ण विज्ञान है। मनुष्य की आत्मा और परमात्मा का जो कंसेप्शन है, तो आत्मा का परमात्मा से जो संबंध स्थापित किया जाता है योग का है, उसको योग कहा जाता है, योग विज्ञान कहा जाता है। मनुष्य के दिल, दिमाग, मन, हृदय सब कुछ पवित्र शुद्ध करके उसको इस रूप में ध्यान लगाया जाता है जिससे मनुष्य का शुद्ध व्यक्तित्व हो करके उसका मन, चित्त, हृदय सब कुछ पवित्र हो जाए और वो ईश्वर के साथ संबंध स्थापित कर सके, ईश्वरीय प्रेरणा प्राप्त कर सके। इसको योग, यह योग विज्ञान का विषय है। और इसीलिए मनुष्य को स्वस्थ बनाने के लिए, निरोग बनाने के लिए और शुद्ध हृदय, शुद्ध मन का व्यक्तित्व के रूप में विकसित करने के लिए योगासन भी किए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट पॉस्चर्स है, कैसे कैसे मनुष्य योग विज्ञान के द्वारा उस सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। योग, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, बहुत सारे प्रोसेस हैं। फिर धर्म, अर्थ, न्याय, विधि विज्ञान, साइंस ऑफ धर्म, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड जस्टिस, जो मनुष्य के हर व्यक्ति के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अर्थोपार्जन कैसे करे, धर्मानुसार अपने जीवन का कैसे पालन करे, कैसे स्वस्थ, सफल, सुखमय जीवन प्राप्त कर सके, और साथ साथ न्याय विधि विज्ञान, हर व्यक्ति को न्याय प्राप्त हो सके। इसका जो पूरा साइंटिफिक प्रोसेस है उस पर्टिकुलर साइंस को कहा जाता है धर्म, अर्थ, न्याय, विधि विज्ञान, साइंस ऑफ धर्म, इकोनॉमिक्स, लॉ एंड जस्टिस। फिर है व्यवहार विज्ञान, यानी बिहेवियरल साइंस, हाउ टू बिहेव विद अदर्स, यानी माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसा फूफा, जो भी हैं, दोस्त हैं, दुश्मन हैं, रिश्तेदार हैं, जो भी समाज के लोग हैं, पर तमाम हर तरह के लोगों से, डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएचर्स हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, तो हर किसी के साथ कैसे, हाउ टू डील विद अदर्स, किसी के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए जिससे कि सब लोग स्वस्थ भी रहें, सुखी भी रहें और किसी को कष्ट भी नहीं हो, और अपना काम आदमी सही तरीके से निष्पादित कर सके, बाधा रहित हो, इसके लिए हर कोई शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। इसका जो व्यवहार कैसे किया जाए, इस पर व्यवहार विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। फिर है सैन्य विज्ञान, यानी सैन्य विज्ञान मिलिट्री साइंस है, यानी कैसे, हाउ टू डिफेंड वन सेल्फ, हाउ टू डिफेंड द सोसाइटी, हाउ टू डिफेंड आवर कंट्री, अपने समाज की, अपने परिवार की, अपने शरीर की और अपने समाज की, अपने देश की रक्षा कैसे की जाए, इसके लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको सैन्य विज्ञान, मिलिट्री साइंस कहा जाता है। यह गुरुकुल शिक्षा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हर किसी के लिए अत्यंत आवश्यक है। फिर है भाषा विज्ञान। भाषा क्या है? अभिव्यक्ति का साधन है। तो अभिव्यक्ति का साधन भी ऐसा साइंटिफिक होना चाहिए कि अपनी अभिव्यक्ति, अपने विचारों को पूर्ण रूप से सही रूप में हम एक्सप्रेस कर सकें, अभिव्यक्त कर सकें, और इसके लिए इसी को भाषा विज्ञान को ही अंग्रेजी में लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है। तो चाहे अंग्रेजी है, हिंदी है, संस्कृत है, मराठी है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, इंग्लिश है, ग्रीक है, लैटिन है, फ्रेंच है, जर्मन है, जो भी भाषा है, तो हर भाषा का अपना एक विज्ञान होता है, उसका ग्रामर होता है, उसका एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। तो उसके संबंध में जो जानकारी प्रदान की जाती है उसे भाषा विज्ञान कहा जाता है। फिर है प्रकृति विज्ञान। प्रकृति विज्ञान यानी नेचुरल साइंसेस, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, ये सारा कुछ, एनवायरमेंटल साइंस, ये सारे कुछ चले आते हैं। तो प्रकृति के संबंध में जो भी है, प्राकृतिक जीवन चक्र है, जीव विज्ञान है, तमाम जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उसको प्रकृति से रिलेटेड, उसको प्रकृति विज्ञान अथवा नेचुरल साइंसेस कहा जाता है।
उसके बाद का विषय आता है समाज विज्ञान। इसमें इतिहास आता है, भूगोल आता है, नागरिक शास्त्र आता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स है, फिर सोशियोलॉजी है, ये सारा कुछ इसमें चला आता है समाज विज्ञान में। ह्यूमन साइकोलॉजी भी चला आता है, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। उसके बाद आ जाता है गणना विज्ञान। गणना विज्ञान यानी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो भी अरिथमेटिक्स है, ये अलजेब्रा है, जियोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, कैलकुलस है, ये सारा कुछ मिला करके तब फिर गणना विज्ञान मैथमेटिक्स होता है। उसके बाद फिर व्यवसाय विज्ञान है, जो प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये कोई एसेंशियल है हर व्यक्ति के, उसके सद्गुण संस्कार, उसके मूल स्वभाव को जान करके, समझ करके, उसके हिसाब से बचपन से ही उसको उसी के अनुरूप ढालना, उसके स्वभाव के अनुसार उसको व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना, प्योरली साइंटिफिक प्रोसेस से उसको सिस्टमेटिकली उसको व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इंजीनियरिंग का है, टेक्नोलॉजी का है, प्रोफेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग का है, ये सब कुछ दे करके उसको पूरा एक स्किलफुल फुल्ली परफेक्ट मैन के रूप में तैयार किया जाता है। और फिर जीवन जीने की कला सिखलाई जाती है, आर्ट ऑफ लिविंग। किस तरीके से हर प्रकार की स्थिति परिस्थिति का सामना करते हुए कैसे व्यक्ति स्वस्थ, सफल, सुखमय जीवन जी सकता है, इसके संबंध में ट्रेनिंग दी जाती है। ये सभी 12 विषय मिलकर तब वो व्यावहारिक, वैज्ञानिक, संपूर्ण सार्थक गुरुकुल शिक्षा पद्धति कहलाती है। एक सिस्टमेटिक एजुकेशन का कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम है, जिसके समानार्थक, जिसके समानांतर विश्व की कोई भी शिक्षा पद्धति टिक नहीं पाती है। जानबूझ करके आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत की सरकार ने गुरुकुल शिक्षा पद्धति को समाप्त करने की साजिश रची, और जो लॉर्ड मैकॉले, अंग्रेजों को बदनाम किया जाता है, ठीक है, अंग्रेज भी चाहते थे भारत की शिक्षा पद्धति को ध्वस्त करना, क्योंकि जब तक भारत की शिक्षा पद्धति यदि ध्वस्त नहीं होगी तब तक भारत कभी गुलाम नहीं हो पाता। इतिहास साक्षी है, चाहे वो सिकंदर हो या मुगल हो या कोई भी हो, ये दुष्प्रचारित किया जाता है कि मुगलों ने 800 वर्षों तक भारत को गुलाम बनाए रखा, लेकिन कब से कब तक, और वो भी कितने क्षेत्र में। केवल दिल्ली भारत नहीं था, मराठा साम्राज्य हमेशा चुनौती बना रहा और कभी भी वो मुगलों के अधीन नहीं हो पाया। इधर राजस्थान, यहाँ पर भी हमेशा मुगलों को चुनौती मिलती रही। दक्षिण भारत में मुगलों का आधिपत्य नहीं हो पाया, स्थापित हो पाया, और उस पर से भी इतना साल तक लगातार, भले ही वो 7वीं शताब्दी से प्रारंभ किया गया, लेकिन 7वीं शताब्दी से वर्तमान समय तक कभी भी भारत में वो स्थिति नहीं आ पाई। संपूर्ण भारत के मेजर सेक्शंस पर भी कभी भी मुगलों का वो शासन स्थापित नहीं हो पाया। और साथ साथ इनका क्या, बाबर आया था, बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, तो कितना 1550 के लगभग से इन लोगों का स्टार्ट होता है, 1650-60 वगैरह तक ये रहता है। उसके बाद फिर अंग्रेज चले आते हैं, तो करीब 100 साल तक का ही रहा ना, और वो भी 100 साल तक कितने क्षेत्र में रहा, ये भी समझने की बात है। हमेशा भारतवासियों ने, यहाँ के लोगों ने हमेशा विदेशी शक्ति का सामना किया। सिकंदर को भी हार का मुंह देखना पड़ा, कह दिया जाता है विश्व विजेता, लेकिन पोरस से भी सिकंदर को हारना पड़ गया था। यहाँ की अलका की जो राजकुमारी, तक्षशिला की राजकुमारी अलका, उसने सिकंदर पर भयंकर आक्रमण किया था, और सिकंदर भी उसके बर्छे से इतना बुरी तरह से घायल हो गया था, मुंह से उसका ब्लीडिंग स्टार्ट हो गया था, वो गिर पड़ा था, और बेहोशी की हालत में उसका सेनापति उसको टांग करके ले गया था। और उसके बाद फिर वो आगे नहीं बढ़ा कभी, उसके बाद वो अपने घर वापस भी जीवित अवस्था में नहीं लौट पाया, बीच रास्ते में उसकी मौत हो गई। हजार साल से भी ज्यादा हो गए। इतने सालों से मुगलों के आक्रमण को भारतवासियों ने झेला, टक्कर दिया, और कभी झुके लोग नहीं। और ये हमारी शिक्षा पद्धति ही थी जो
इस्लाम के, मुगलों के आक्रमण को इतना लंबे समय तक झेल करके उसको थाम करके रखा। विश्व के किसी भी देश में, चाहे वो इजिप्ट हो, ईरान हो, सऊदी अरेबिया हो, इराक हो या इवन स्पेन तक, हर जगह पे जहां कहीं भी गए पददलित कर दिया। 100% वहां पर लोगों को जबरन कन्वर्ट करा दिया गया। किंतु भारत की शिक्षा पद्धति ही थी जो कभी इसको झुकने नहीं दिया, और इस चीज को लॉर्ड मैकॉले अच्छी तरह से समझते थे, और इसीलिए लॉर्ड मैकॉले ने अपना अलग से अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू किया और भारतीय शिक्षा पद्धति, गुरुकुल शिक्षा पद्धति को ध्वस्त करने के लिए सारी साजिश रची गई। और ये भारतीय जनमानस को समझाने का प्रयास किया गया कि अंग्रेजी शिक्षा पद्धति, अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति सुपीरियर है, बेहतर है, और इससे ज़्यादा डेवलपमेंट का सुअवसर प्राप्त होगा। आज़ादी के बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को देश का पहला शिक्षा मंत्री बना दिया गया। देश के पहले कानून मंत्री बन गए अंबेडकर साहब, और देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन तीनों ने मिलकर भारतीय शिक्षा पद्धति को ध्वस्त करने के लिए अंग्रेजों से भी ज्यादा साजिश रची, और एक साजिश के तहत सरकारी मान्यता प्रदान करने के लिए शिक्षा पद्धति को और शिक्षा पद्धति के सिलेबस को, उसकी डिग्री को सरकारी मान्यता प्रदान करने के लिए सीबीएसई बोर्ड बनाया गया, सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। आईसीएसई बोर्ड बने, स्टेट एजुकेशन बोर्ड बने, मदरसा शिक्षा बोर्ड भी बना। लेकिन स्टेट एजुकेशन बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, ये सारे बोर्ड सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड मैकॉले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को स्वीकृति प्रदान किए। केवल उसी को सरकारी मान्यता प्राप्त डिग्री की स्वीकृति दी गई, और अथवा मदरसा शिक्षा पद्धति, जिसमें इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, कुरान की शिक्षा दी जाती है, हदीस की शिक्षा दी जाती है, और उसको कानूनी मान्यता प्रदान किया गया, सरकारी मान्यता प्रदान किया गया। किंतु आज तक 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उस समय से लेकर के आज 2021 ईस्वी तक, आज तक गुरुकुल शिक्षा बोर्ड की स्थापना नहीं की गई। गुरुकुल शिक्षा पद्धति जो व्यावहारिक, वैज्ञानिक, संपूर्ण सार्थक गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी, उसकी डिग्री को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। उसके लिए आज तक देश की किसी भी सरकार ने, देश की किसी भी पार्टी की सरकार ने आज तक गुरुकुल शिक्षा बोर्ड स्थापित नहीं किया। ऐसी स्थिति में गुरुकुल शिक्षा को यदि सरकारी स्वीकृति प्रदान नहीं होगी, गुरुकुल शिक्षा की डिग्री को लेकर के यदि लोगों को रोजगार नहीं प्रदान किए जाएंगे, तो वैसी स्थिति में इसकी जनमानस में स्वीकृति कैसे होगी। कोई भी स्कूल, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के सिलेबस को लागू कैसे करेगा, ये सवाल मुख्य सवाल है। इसका भी अल्टरनेटिव के रूप में जब तक, एक तो कि सरकार को बाध्य किया जाना चाहिए कि सरकार गुरुकुल शिक्षा अधिनियम ला करके, गुरुकुल एजुकेशन एक्ट पार्लियामेंट से, संसद से पारित करा करके गुरुकुल शिक्षा बोर्ड की स्थापना करे, और व्यावहारिक, वैज्ञानिक, संपूर्ण सार्थक गुरुकुल शिक्षा पद्धति के सिलेबस को और उसकी डिग्री को सरकारी मान्यता प्रदान करे। और जब तक ऐसा नहीं होता है, तब तक भी, चूंकि एक सिस्टम, एजुकेशन का इतना बढ़िया सिस्टम है जो मनुष्य के संपूर्ण व्यक्तित्व को निखारता है, उसकी योग्यता को संवारता है, तो इसके लिए जितने भी, चाहे प्राइवेट स्कूल है या सरकारी स्कूल है, कहीं पर भी, या अथवा किसी मंदिर में भी, किसी धर्म स्थल में भी इसकी शुरुआत की जा सकती है, और ये सब्जेक्ट्स तो पढ़ाए जा सकते हैं। सरकारी मान्यता के लिए जो भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जहाँ से भी डिग्री ले लेना हो ले लीजिए, वहाँ पे क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, क्या नहीं पढ़ाए जाते हैं, केवल ओनली वहाँ पर क्या पढ़ाया जाता है, केवल कुछ साहित्य पढ़ा दिया जाएगा, कुछ नेचुरल साइंसेज जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस जो भी है वो सब पढ़ा दिया जाएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह पढ़ा दिया जाएगा, दैट्स ऑल। वहाँ पे मनुष्य को मनुष्य बनाने की विधा जो भी होती है
वो नहीं सिखाया जाता है, व्यवहार विज्ञान नहीं सिखाया जाता है, न्याय विधि विज्ञान नहीं सिखाया जाता है, न्याय का रियल कंसेप्शन नहीं सिखाया जाता है। तो जो लैकिंग रह जाता है, जो हमारे वर्तमान भारत में एजुकेशन सिस्टम में, हमारे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में सरकार मान्यता नहीं प्रदान करती है उन सब्जेक्ट्स को लेने के लिए, तो उन सब्जेक्ट्स की शिक्षा एडिशनल एजुकेशन के रूप में, सप्लीमेंट्री एजुकेशन के रूप में किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा सकता है, धर्मस्थलों में पढ़ाया जा सकता है, मंदिरों में पढ़ाया जा सकता है। मंदिरों को, धर्मस्थलों को शिक्षा का केंद्र बना दिया जाए और वहाँ व्यावहारिक, वैज्ञानिक, संपूर्ण सार्थक गुरुकुल शिक्षा पद्धति की शिक्षा प्रदान की जाए। और साथ साथ भले ही स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से जो भी लोग एजुकेशन प्राप्त करते हैं, फिर बेरोजगार लोगों की लाइन लगती है, बेरोजगारी के धक्के खाते 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 मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है। तो हमारे यहाँ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन से जो भी लोग शिक्षा प्राप्त करें, उनके स्वरोजगार के, रोजगार की संपूर्ण व्यवस्था भी होनी चाहिए कि जैसे ही मनुष्य की शिक्षा समाप्त हो, दीक्षांत समारोह हो, दीक्षा का अंत हो और वहाँ पे क्या क्या उसने शिक्षा दीक्षा हासिल किया है उसका एक सार्वजनिक प्रदर्शन भी किया जा सकता है। और वहीं से एम्प्लॉयमेंट के लिए डायरेक्ट सीधा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से एम्प्लॉयमेंट के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। एक भी शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। उसकी शारीरिक, मानसिक शक्तियों का, भावनात्मक शक्तियों का, हर प्रकार की दक्षता का सदुपयोग होना चाहिए एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए, एक अच्छे परिवार के निर्माण के लिए, एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण के लिए। और तभी हम श्रेष्ठ भारत, श्रेष्ठ विश्व का निर्माण कर सकते हैं और भारत तभी पुनः विश्व गुरु के स्थान पर सुप्रतिष्ठित हो सकता है। और इसके लिए गुरुकुल शिक्षा पद्धति, व्यावहारिक, वैज्ञानिक, संपूर्ण सार्थक गुरुकुल शिक्षा पद्धति से बेहतर और कोई दूसरी चीज हो ही नहीं सकती है। अब रहा सवाल आपने किया भ्रष्टाचार का, तो भ्रष्टाचार को रोकने का सबसे बड़ा मूल आधार, मूल माध्यम सिर्फ और सिर्फ गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन ही हो सकता है। इसके जरिए ही जन जागरूकता को फैलाया जा सकता है, ऐसे लोगों को तैयार किया जा सकता है जिनके भ्रष्ट आचरण नहीं हो। आज गलत शिक्षा पद्धति के कारण ही आज मनुष्य विकृति को प्राप्त हो रहा है। धर्म भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट, दुष्ट, महाभ्रष्ट लोग पैदा हो रहे हैं, ऐसी संस्कृति पैदा हो रही है। न्यू जनरेशन को धर्म भ्रष्ट, बुद्धि भ्रष्ट, दुष्ट, महाभ्रष्ट मनुष्य के रूप में तैयार किया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स ये पढ़ करके आदमी कुछ नहीं कर सकता है। उसके व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए और व्यक्तित्व के विकास के लिए गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम। और इसके लिए जन जागरूकता फैलाना होगा, लोगों को समझाना होगा कि सही मायने में आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे अनादिकाल से पहले से रहा है उस रूप में आज भी गुरुकुल सिस्टम उतना ही प्रासंगिक है, उतना ही रेलेवेंट है जितना पहले हुआ करता था। आज बल्कि उसकी उपयोगिता, उसकी आवश्यकता पहले से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि पहले उस तरीके के लोग हुआ करते थे जो न्याय का कंसेप्शन समझते थे, जो जनतंत्र का मतलब समझते थे, जो धर्म का अर्थ समझते थे। आज ऐसी विकृति पैदा कर दी गई है, लोगों का दिल दिमाग इतना प्रदूषित कर दिया गया है कि आज धर्म का अर्थ लोग नहीं समझ पाते हैं, धर्म विज्ञान का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। धर्म और रिलीजन, मजहब को इक्विवेलेंट वर्ड के रूप में ले लेते हैं। रिलीजन और मजहब बहुत ही नैरो कॉनोटेशन का वर्ड है, वो धर्म के इक्विवेलेंट कहीं टिकता ही नहीं है। इसलिए यदि भ्रष्टाचार को समाप्त करना है, यदि समाज में विकृति को समाप्त करना है, यदि समाज में अपराध को कम करना है, यदि अच्छे समाज का निर्माण करना है, श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण करना है, स्वस्थ, सफल, सुखमय जीवन चाहिए, अच्छे परिवार का निर्माण करना है, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करना है, तो उसके लिए गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन मस्ट है, यही आवश्यक है। अब यदि इतना कुछ बता देने के बाद यदि आपके मन में फिर भी कोई शंका हो अथवा कुछ और पूछना चाहते हो तो आपका स्वागत है। आइए महेंद्र जी अपना।
वर्तमान शिक्षा पद्धति के परिप्रेक्ष्य में गुरुकुल शिक्षा पद्धति अति उत्तम है। व्यक्ति के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, देश के विकास के लिए अति उत्तम है। तो इसके लिए सार्थक प्रयास करना होगा सेंट्रल सरकार से, राज्य सरकार से। इसकी पहल करना बहुत ज़रूरी है। विचार बहुत अच्छा है। धन्यवाद।